नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं और हमारे जीवन में इनका क्या उपयोगिता है ये जानेंगे। अब जो हम लोगों का शरीर है, इस शरीर के अंदर हर सेकंड हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। डाइजेशन चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ इस समय भी शरीर के अंदर डाइजेशन चल रहा है। डाइजेशन के अलावा और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हैं जो हर सेकंड होती रहती हैं। इन सभी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम की भूमिका होती है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली ऐसे प्रोटीन होते हैं, मुख्यतः प्रोटीन होते हैं जो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बहुत तेज कर देते हैं, बहुत तेज बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। कुछ नहीं, जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं और ये शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शन की गति को बहुत तेज कर देते हैं। मान लीजिए शरीर में प्रोटीन का पाचन अगर बिना एंजाइम के 12 घंटे में होता था, तो अगर उसमें एंजाइम डाल दिया जाए, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम डाल दिया जाए, तो पाचन की क्रिया कुछ मिनटों में संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि जो एंजाइम होते हैं वो जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बहुत तेज कर देते हैं और ये कुछ नहीं होते हैं बल्कि प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जैसे डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। हम लोगों की जो सूचनाएं होती हैं वो हमारे माता पिता से हमें इन्हीं डीएनए के माध्यम से आया है और आगे ये हमारे बच्चों में इन्हीं डीएनए के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं। ये डीएनए कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जो आनुवांशिक होने के साथ साथ एंजाइम के रूप में भी काम करते हैं, बहुत कम। और ऐसे कुछ आरएनए भी होते हैं जो एंजाइम के रूप में काम करते हैं, बहुत कम। लेकिन जो अधिकांश जितने भी एंजाइम होते हैं सब के सब प्रोटीन होते हैं। बस ये सिर्फ डीएनए और आरएनए सिर्फ अपवाद हैं और कुछ नहीं है, एक्सेप्शन है। आप सीधा इतना याद रखोगे कि एंजाइम्स जो होते हैं मुख्यतः प्रोटीन होते हैं और जो शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बहुत तेज कर देते हैं, बहुत तीव्र कर देते हैं। इन्हें बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। जितने एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि केमिकल रिएक्शन की गति को तीव्र करते हैं, स्पीड कर देते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं और ये भी एकदम समझो कैटलिस्ट ही है। इनका काम भी है कि जैव रासायनिक गति को बढ़ा देना। इनकी खोज का श्रेय, किसकी खोज का श्रेय? एंजाइम की खोज का श्रेय जाता है कुने को। कुने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम्स की खोज की थी या एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। अब ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं या जो एंजाइम होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में ही सबसे बढ़िया ढंग से काम करेंगे। हर एंजाइम जो होते हैं उनके लिए एक निश्चित पीएच और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वह उसी पीएच या टेम्परेचर पे ही सही ढंग से काम कर पाते हैं। जैसे हम सब जो है खाना खाते हैं, खाना जो है हम लोगों के जो है आहार नाल में या एलिमेंट्री कैनाल में जाता है जहाँ पे ढेर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और इन एंजाइम्स की मदद से ही भोजन का डाइजेशन होता है। और हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के शरीर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस ये जो तापमान है इससे ऊपर या नीचे शरीर का तापमान हो जाए तो शरीर के अंदर जो एंजाइम है वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब गर्मी होती है तो गर्मी में बहुत सारे लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। खराब इसलिए होता है कि टेम्परेचर जो होता है 37 से ऊपर चला जाता है और इस 37 से ऊपर जाने की वजह से शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, आहार नाल वाले जो एंजाइम होते हैं
वो सही से काम नहीं कर पाते हैं और भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता है। तो मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक विशेष परिस्थिति में ही काम करते हैं। अगर वो परिस्थिति उन्हें नहीं मिलेगी तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और जो इनकी सबसे बड़ी बात है एंजाइम्स की, वो है कि इनको बार बार उपयोग किया जा सकता है। एक बार एंजाइम बन गया तो इन्हें बार बार रीयूज किया जा सकता है। एक ही कढ़ाई ले लो, उसी कढ़ाई में आप पता नहीं कितने दिनों से जो है खाना पका रहे हो, बार बार यूज हो रहा है। एंजाइम भी ठीक इसी तरह के हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, लेकिन जब क्रिया ख़त्म हो जाती है तो जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर आ जाते हैं और फिर ये दूसरी रिएक्शन में भाग लेने चले जाते हैं। तो इस प्रकार इनका उपयोग बार बार होता रहता है। सो चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं एंजाइम्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या बड़े बड़े लक्षण हैं, मोटे मोटे लक्षण हमें एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे जानना है। सो हमने पहले ही कहा था कि एंजाइम्स जो होते हैं स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हमने पहले कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं। और तेज कैसे करते हैं ये? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। कोई भी रिएक्शन अपने आप शुरू नहीं होता है। उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एंजाइम जो होते हैं इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। मान लीजिए किसी रिएक्शन को शुरू होने के लिए 1000 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत थी बिना एंजाइम के। अगर एंजाइम नहीं है तो किसी केमिकल रिएक्शन को शुरू होने के लिए 1000 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत थी। जब 1000 किलो कैलोरी एनर्जी दिया जाता था तभी वो रिएक्शन शुरू होता था। लेकिन उसी रिएक्शन में अगर हम एंजाइम डाल दें, बहुत थोड़ी मात्रा में एंजाइम डाल दें, तो यही एक्टिवेशन एनर्जी घट के बहुत कम हो जाएगी। यानी अब मान लीजिए 1000 थी तो ये घट के 100 पे हो जाएगा, 100 किलो कैलोरी। अब सिर्फ 100 किलो कैलोरी एनर्जी देने से ही वो रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो एनर्जी की बहुत थोड़ी ज़रूरत होगी। तो जो एंजाइम होते हैं जो जैव रासायनिक स्पीड की गति को बढ़ाते हैं, उसमें जो काम उनका है कि वही एक्टिवेशन एनर्जी को या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको चालू करने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे कम कर देते हैं। अब जब कम कर देंगे तो थोड़ी एनर्जी में ही बहुत सारा प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा। दूसरी जो बात थी वही कि दियर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के उपरांत जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, एंजाइम के डालने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद पेप्टाइड बनते हैं। सीधी सी बात है, अगर प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं, जो हमारे भोजन में प्रोटीन होता है, उसका जब डाइजेशन हो जाता है तो वो पेप्टाइड में बदल जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब इसमें अगर हम एंजाइम डाल दें जिसका नाम है प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। सो अगर ये मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, इसके ऊपर हमने प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज जो कि एक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो ये क्या करेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब एंजाइम के डालने से या ना डालने से एंड प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। जो चीज़ पहले बन रही थी वही चीज़ एंजाइम के डालने के बाद भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन को ये किसी और चीज़ में बदल देगा। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था वही रिएक्शन होगा, सिर्फ फ़र्क इतना आएगा कि एंजाइम के डालने से केमिकल रिएक्शन की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो बहुत तेज़ हो जाती है और कुछ नहीं होता। बस इतनी चीज़ है। सो यही है कि एंड प्रोडक्ट पर जो है एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, ना ही उसके नेचर में और ना ही उसकी प्रॉपर्टी में। फिर तीसरा पॉइंट है कि जो एंजाइम होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन दियर एक्शन, दैट इज ईच एंजाइम कैन कैटलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट।
एंजाइम जिस केमिकल पे काम करते हैं उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी केमिकल भाग लेते हैं उनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे या जिस केमिकल पे काम करते हैं वो स्पेसिफिक होता है। प्रत्येक तरह का एंजाइम अपने लिए एक स्पेसिफिक केमिकल पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटीएज जो है प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट पे काम करे, नहीं। प्रोटीएज अगर एक एंजाइम है तो सिर्फ ये प्रोटीन पे ही काम करेगा, प्रोटीन ही उसका सबस्ट्रेट है। ऐसा नहीं है कि ये लिपिड को भी तोड़ दे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दे। सो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम होते हैं सब के सब स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। वो किसी विशिष्ट सबस्ट्रेट के साथ ही क्रिया करते हैं और किसी के साथ नहीं। अब जो चौथा पॉइंट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें बहुत सारा जो है एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लिटिल अमाउंट में अगर एंजाइम डाल दिया जाए तब भी काम हो जाएगा, स्पीड बहुत तेज़ बढ़ जाएगी। सो अल्प मात्रा में ही इनकी ज़रूरत होती है। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन pH, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पहले ही कहा जा चुका है कि एंजाइम्स जो होते हैं विशिष्ट परिस्थितियों में काम करते हैं। यानी अगर उस केमिकल रिएक्शन का pH, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन चेंज किया जाएगा तो एंजाइम की जो गति है, एंजाइम की जो क्रिया विधि है वो ऊपर नीचे हो सकती है, घट बढ़ सकती है। टर्नओवर नंबर जो होते हैं एंजाइम का, हर एंजाइम का अपना टर्नओवर नंबर होता है और इससे ये पता चलता है कि कोई एंजाइम कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना बढ़िया काम करता है। और इसका मतलब ये है कि एक एंजाइम जो है 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट बनाता है। एक एंजाइम 1 मिनट में कितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है वही वो उसका नंबर शो करता है। तो जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना ज़्यादा तेज़ से जो है प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके लक्षण के बारे में। एंजाइम्स इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ें, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ें या कोई भी शरीर के अंदर जो शरीर की फिजियोलॉजी है उसके बारे में पढ़ें जहाँ पे एंजाइम यूज होता है तो आपको बातें समझ में आ सके। एंजाइम शब्द जब भी मैं बोलूं तो आप लोग ये समझ सकें कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने आप लोगों को पहले जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के बारे में बता दिया है, जिससे जब भी मैं प्रोटीन बोलता हूं तो आपके दिमाग में जो है प्रोटीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसकी जानकारी सामने आ जाती है। जब मैं कार्बोहाइड्रेट कहता हूं तो आपके अंदर आपको पता चल जाता है कि मैं सेकेराइड की बात कर रहा हूं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इनकी बात होती है। इसलिए मैं एक क्रम से पढ़ाता हूं और प्लेलिस्ट में मैंने नंबरिंग कर दी है, आप जो है नंबर से ही देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। एंजाइम का भी नामकरण किया जाता है। वैज्ञानिकों ने प्रत्येक एंजाइम को एक नाम दिया है ताकि जो है उसको पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो। सो एन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट इट कैटेलाइजेज। तो जितने भी एंजाइम होते हैं उनका नाम उसी सबस्ट्रेट के नाम से बना दिया जाता है। जैसे प्रोटीएज प्रोटीन पे काम करता है, इसी तरह एक एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज लिपिड पे काम करता है। एक एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। तो एक सिंपल सा तरीका डिस्कवर किया गया, बनाया गया साइंटिस्टों द्वारा कि जितने भी एंजाइम होंगे जो जिस सबस्ट्रेट पे काम करेगा, जिस केमिकल पे काम करेगा, उसी के साथ जो है उसी से जो है मिलता जुलता उसका नाम दे दिया जाएगा। और ये नाम होगा कि बाई एडिंग सुफिक्स एज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम आर नेम्ड। सो क्या करते हैं कि जिस केमिकल पे एंजाइम काम करता है उसके नाम के पीछे एज लगा दिया जाता है। जैसे प्रोटीन पे काम करने वाले एंजाइम का नाम है प्रोटीनेज, लिपिड के साथ काम करने वाले एंजाइम का नाम है लाइपेज। सबके अंत में एज लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका नाम पहले से ही चल रहा है, काफ़ी प्रचलित पुराना नाम है, तो उन नामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब के सब एंजाइम हैं और ये सब के सब ऐसे एंजाइम हैं जो हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं और प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये जितने भी पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये क्या हैं?
प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है और इन एंजाइम का नाम जो है बहुत सालों पहले से यूज हो रहा है, जब ये नॉमेनक्लेचर यूज नहीं होता था तब। इसलिए साइंटिस्टों ने कहा कि जो पुराना प्रचलित नाम है, जिन एंजाइम का नाम पहले से पड़ चुका है, उनको वैसे रहने दो। बाकी जो नए एंजाइम होंगे उनका नाम जो होगा उनके सबस्ट्रेट के अंत में एज लगा के बना लिया जाएगा। अगर माल्टोज के ऊपर काम करने वाला कोई एंजाइम है तो उसका नाम हो जाएगा माल्टेज। माल्ट में क्या लगा दिया गया? एज लगा दिया गया। अब इसी पद्धति से जितने भी एंजाइम खोजे जाते हैं उनका नाम लिया जाता है। माल्टेज एक एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। और माल्टोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, इनको आप लोग याद कर लीजिए। लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और गलैक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टेज नामक एंजाइम जो है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में तोड़ देता है। इसी प्रकार माल्टोज को हमने पहले कहा कि माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज में तोड़ देगा। सेलुलोज को सेलुलेज नामक एंजाइम ग्लूकोज में तोड़ देगा। लिपिड को लाइपेज नामक एंजाइम जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देगा। स्टार्च को एमाइलेज नामक एंजाइम माल्टोज में तोड़ देगा। और प्रोटीन को प्रोटीएज नामक एंजाइम पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सब के सब हैं सबस्ट्रेट, और ये हैं उस पे काम करने वाले एंजाइम। सबका नाम जो है उसके बाद में एज लगा के बनाया गया है। लैक्टोज में एज लगा दिया गया, लैक्टेज बन गया। और ये सब के सब हैं प्रोडक्ट जो बाद में बनते हैं। तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल एंजाइम्स के बारे में। चलिए और आगे देखते हैं कि क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग और उसे सिंप्लीफाई किया है एंजाइम्स के बारे में। पहले ही हमने कहा कि एंजाइम्स की ज़रूरत बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें बहुत माइक्रोग्राम यानी बहुत कम मात्रा में जो है एंजाइम की ज़रूरत होती है, उतने में ही काम हो जाता है। केमिकल रिएक्शन की जो गति होती है वो बहुत तेज़ बढ़ जाती है। नाम हमने पहले कहा कि नामकरण का वही तरीका है कि जिसको कैटेलाइज करते हैं, जिस सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, उसी सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दिया जाता है और एंजाइम का नामकरण हो जाता है। लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, इन सब का नामकरण इसी तरीके से किया गया है। एंजाइम्स जो होते हैं, हमने पहले कहा कि एंजाइम्स जो स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको बस कम कर देते हैं। जहाँ पहले 1000 जो है किलो कैलोरी की ज़रूरत होती थी, उसी रिएक्शन में अगर थोड़ा सा एंजाइम डाल दिया जाए तो केमिकल जो रिएक्शन होगा वो 10 ही जो है या 100 ही जो है किलो कैलोरी एनर्जी से चालू हो जाएगी। सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है अगर कम ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो वही रिएक्शन बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। यही काम है एंजाइम का। एंजाइम ये काम करते हैं बाइंडिंग से। एंजाइम जो होते हैं सभी एंजाइम में बाइंडिंग साइट होती हैं। बाइंडिंग साइट का मतलब होता है कि एंजाइम क्या होता है कि उसमें गड्ढे पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होंगे, उन्हीं गड्ढे में सबस्ट्रेट जाके बध जाता है। और इसी दोनों के बधने से यानी जो केमिकल है जिस पे एंजाइम काम कर रहा है वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और फिर बाद में रिएक्शन होगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा। ये एंजाइम है। और एंजाइम में ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना, ये उसका बाइंडिंग साइट है। इसी बाइंडिंग साइट से ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिस पे एंजाइम काम कर रहा है। प्रोटीएज का सबस्ट्रेट क्या है? प्रोटीन है। लाइपेज का सबस्ट्रेट क्या है? लिपिड है। एमाइलेज का सबस्ट्रेट क्या है? स्टार्च है। माल्टेज का माल्टोज है। बस वही तो है, जिस केमिकल पे काम कर रहा था वही उसका सबस्ट्रेट है। तो ये एंजाइम है और प्रत्येक एंजाइम में बाइंडिंग साइट होते हैं। इसी बाइंडिंग साइट की मदद से ही प्रत्येक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से जुड़ता है, उससे बध जाता है। अब ये जो जब दोनों मिल जाते हैं इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया है। फिर रिएक्शन होता है, एंजाइम तो अपने आप जैसा था वैसे बाहर निकल जाता है, सबस्ट्रेट की हालत हो जाती है ख़राब, सबस्ट्रेट बदल जाता है प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट बदल जाता है प्रोडक्ट में। लेकिन एंजाइम भैया जैसे गए थे वैसे ही बाहर
आ गए। अब ये एंजाइम फिर दूसरे रिएक्शन में यूज होगा, फिर यूज होगा, बार बार यूज होगा, एंजाइम कभी ख़त्म ही नहीं होगा और सबस्ट्रेट जो होते हैं उससे प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है, ई फॉर एंजाइम, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है रिएक्शन करेगा जिससे बनेगा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एंजाइम भैया तो अपना सीधे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे माल्टोज, पीछे आते हैं थोड़ा सा, है ना, ये क्या था, प्रोटीन, मान लीजिए ये लेते हैं प्रोटीन वाला उदाहरण, प्रोटीन के ऊपर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, सब प्रोटीएज। तो प्रोटीन प्रोटीएज के साथ बाइंड करेगा और प्रोडक्ट उससे बन के आएगा पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स, और ये प्रोटीएज जो होता है फिर जो है रिलीज हो जाएगा और दूसरे रिएक्शन में यूज होगा। तो ये थोड़ी सी आपको मैंने क्रिया विधि बताई है कि एंजाइम जो है कैसे काम करते हैं। याद रहे तो याद रखो, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। वही चीज़ें हमने यहाँ पे जो है और आसान तरीके से दिखाया है इमेज के द्वारा कि ये देखिए, ये एक एंजाइम है ना, और एंजाइम में क्या, ये जो गड्ढा है इसको कहते हैं बाइंडिंग साइट। इसी बाइंडिंग साइट के साथ ये सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और दोनों जुड़ के जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, रिएक्शन होगा, एंजाइम अपना अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम। बस यही इतना आपको एंजाइम में जानना है, मतलब याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, ताकि जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ें, यानी जो शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब पढ़ें और जब एंजाइम शब्द का प्रयोग आए हमारे आगे वाले लेक्चरों में, तो आप जो है ऐसा ना रहें कि मुंह बना लें एंजाइम क्या है ना, मुंह नहीं बनाना है। हमने इससे पहले प्रोटीन बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया, लिपिड बताया, विटामिन बताया, एंजाइम बताया, सब कुछ एक क्रम से चल रहा है, और जब क्रम से पढ़ोगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे, तभी बायोलॉजी बढ़िया से समझ में आएगी। अगले लेक्चर में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि क्या हार्मोन होते हैं और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। थैंक यू।